आज देखिए गुरुदेव की रचना धर्मिता के कुछ अन्य रूप। वो केवल लेखक, कवि या उपन्यासकार नहीं थे। दुनिया भर में उन्हें लोग एक चित्रकार, रविंद्र संगीत के चितेरे और शांति निकेतन के प्रणेता के तौर पर जानते हैं। हिंदुस्तान की आज़ादी के आंदोलन में उनकी भूमिका निराली थी। आज हिंदुस्तान और बांग्लादेश का बच्चा बच्चा उनके रचे राष्ट्रगीतों को सुनकर श्रद्धा से सर झुकाता है। देखिए गुरुदेव के अलग अलग रूप। हम आपको बता चुके हैं कि बचपन में रविंद्रनाथ पिता के साथ हिमालय की सैर पर गए थे। यात्रा के दौरान पहला पड़ाव शांति निकेतन था। वहां का पर्यावरण पिताजी को इतना अच्छा लगा कि उन्होंने 7 एकड़ जमीन खरीद ली और वहां कुछ करने का फैसला किया। जाहिर है रविंद्रनाथ के बाल मन पर शांति निकेतन की स्मृतियां कुछ अलग तरह से दर्ज हो गईं। वैसे उनका अपना बचपन पढ़ाई के नजरिए से बड़ा बिखरा हुआ था। स्कूल की कोई अच्छी छवि रविंद्रनाथ के मन पर अंकित नहीं थी। वो अपने ही अंदाज में शिक्षण शैली विकसित करना चाहते थे। इसीलिए 22 दिसंबर 1901 को उन्होंने नई शताब्दी का स्वागत करते हुए शांति निकेतन में आश्रम शुरू कर दिया। नाम रखा गया ब्रह्मचर्य आश्रम। 5 छात्र और इतने ही शिक्षकों के साथ शुरू हुए आश्रम में प्रकृति को सर्वश्रेष्ठ शिक्षक माना गया था। इस कारण पेड़ों के नीचे कक्षाएं लगती थीं। 5 में से 1 अंग्रेज और 3 ईसाई शिक्षक थे। चारों ही भारतीय संस्कृति के जबरदस्त जानकार और पैरोकार थे। शांति निकेतन में इन दिनों श्रीमती उमा रहती हैं। संभवतः देश में वो अकेली हैं जिन्होंने गुरुदेव की गोद में खेला। उनकी मां शांति निकेतन के पहले 5 छात्रों में से एक थी। करीब 102 साल की उम्र ने हमारे साथ रविंद्रनाथ से जुड़ी यादों को बांटा। গুরুদেব যখন এখানে শান্তিনিকেতনে ইয়ে করলেন তখন বললেন মেয়েদের আমার করবার ইচ্ছে। তখন মেসমশাই তার বন্ধু দুই মেয়ে হিরণদি আর মা বলতেন হিরণদি আর তাদের সঙ্গে আমার মা, এই হলো 3 জন। আর গুরুদেবের মেয়েরা খুব সহজভাবে যেতাম তখন। गुरुदेव शांति निकेतन की छोटी से छोटी चीज का ख्याल रखते थे। उन्होंने छात्रों के लिए प्रार्थना लिखी थी। भाव कुछ इस प्रकार था: मेरे हाथ से कभी कुछ गलत ना हो, मैं किसी का शोक ना मनाऊं, मुझे किसी का भय ना हो, मंगल काज के लिए सब कुछ दान दे दूं, मृत्यु से डरूं नहीं, आनंद में मेरा विसर्जन हो और सत्य की हमेशा जय हो। प्रार्थना के बाद गुरुदेव खुद गायत्री मंत्र का पाठ करते थे और बच्चों को अर्थ समझाते थे। वो अध्यापकों से कहते थे, अध्यापक दीपक की तरह होता है, उसके ज्ञान के प्रकाश में बच्चे सीखते हैं। आप बच्चों से कुछ पाने की उम्मीद मत रखिए। स्वतंत्रता और साथ में एक तरह का गाइडेंस। तो वहाँ बेस्ट टीचर वो उन्होंने इकट्ठे किए, दुनिया भर से किए। चाइना से लोग आके वहाँ बस गए और पढ़ाने लगे, जापान से लोग आए बस गए, और आर्टिस्ट्स और स्कल्प्टर्स और पूछे नहीं। शांति निकेतन में छात्रों के लिए उन्होंने आदि कुटीर छात्रावास बनवाया। इसके लिए उन्हें उड़ीसा में स्थित अपना जगन्नाथपुरी बंगला बेचना पड़ा। छात्रों के लिए दूर दूर से किताबें मंगवाईं। आश्रम का खर्च चलाने के लिए उन्हें कर्ज भी लेना पड़ा। पिताजी से उन्हें हर महीने 200 रुपए मिलते थे, मगर इसका बड़ा हिस्सा ब्याज चुकाने में निकल जाता था। खर्च ज्यादा था और पैसे का कोई नियमित इंतजाम नहीं था। उधर छात्रों की संख्या भी हर साल बढ़ रही थी। नौबत यहां तक आई
कि पत्नी मृणालिनी ने शादी के जेवर, सोने की घड़ी और अपने लिए बनवाया घर भी बेच दिया। इसके बाद भी बात नहीं बनी तो हर छात्र से 13 रुपए महीने की फीस तय की गई। सारे छात्र सुबह 4 बजे उठा करते थे, नहा धोकर राग भूपाली गाते और प्रभात फेरी निकालते। 7 बजे से कसरत और योग के बाद कक्षाएं शुरू हो जाती। 10 बजे भोजन और आराम, दोपहर बाद फिर कक्षाएं, शाम को खेल और बागवानी। इसके अलावा बंगाली, अंग्रेजी, इतिहास, गणित, संस्कृत, भूगोल, विज्ञान, चित्रकला और संगीत सबके लिए जरूरी थे। शांति निकेतन की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। वो जवान हो रहा था। गुरुदेव पर देश भर के छात्रों के लिए शांति निकेतन में प्रवेश खोलने का दबाव आने लगा और आर्थिक तंगी के चलते रविंद्रनाथ संकोच कर रहे थे। इसी बीच 1918 में कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। वहां गुजरात के प्रतिनिधियों से गुरुदेव की मुलाकात हुई। सारे गुजराती शांति निकेतन जा पहुंचे। उन्हें इतना अच्छा लगा कि आर्थिक सहयोग का वादा गुरुदेव को मिल गया और इस तरह शांति निकेतन के द्वार सबसे पहले गुजराती छात्रों के लिए खुले। यह प्रयोग इतना कामयाब हुआ कि 1921 आते आते शांति निकेतन विद्यालय का नाम विश्व भारती हो गया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विश्वविद्यालय। इस काम में पत्नी और बेटे रथींद्रनाथ के अलावा गुरुदेव की मदद कर रहे थे दीनबंधु एंड्रूज। 22 दिसंबर को विश्वविद्यालय के उद्घाटन के मौके पर गुरुदेव ने कहा, आज से यह संस्था किसी व्यक्ति की नहीं रही, ये अब समूचे संसार की है। विश्व भारती के द्वार अब सारे संसार के लिए खुल गए हैं। एशिया के सारे देशों ने इसमें दिलचस्पी दिखाई है, खासतौर पर उन देशों ने जहां बौद्ध धर्म लोकप्रिय था या है। Tagore didn't want to call it Vishwabharati University or Vishwabharati Vishwavidyalaya because Vishwa is universe, and so universe connotes to university, and Bharati has multiple meanings. Bharati can be thought of the name of goddess Saraswati, which is our goddess of learning and wisdom, and Bharati also connects to Bharat, India. So Vishwabharati is a world university, though located in Shantiniketan, but is a place where East meets the West. That is what he felt. He in fact said, this is said in Sanskrit, but translated into English it means that this is a place where the world makes home in a single nest. इसके बाद विश्वविद्यालय में चीन भवन शुरू हो गया। चीन से बड़ी तादाद में छात्र आए, उनका बाकायदा एडमिशन हुआ। 1922 में पुणे के किर्लोस्कर नाट्यगृह में गुरुदेव ने अपने भाषण में कहा, स्वदेशी और विदेशी छात्र जहां बिना किसी पूर्वाग्रह के भारतीय मन का सत्य समझ सकें, ऐसा एक भी विद्या केंद्र हमारे देश में नहीं है। विश्व भारती के रूप में मैं उसका निर्माण कर रहा हूं। इसके बाद गुरुदेव ने अमेरिका, जापान, फ्रांस, ब्रिटेन, हॉलैंड और जर्मनी समेत अनेक देशों की यात्रा की। वहां विश्व भारती के प्रयोग को बेहद सराहना मिली और उन देशों से भी छात्रों के आने का सिलसिला शुरू हो गया। गुरुदेव पर शांति निकेतन के खर्च का दबाव बढ़ रहा था। वो 75 साल के हो चुके थे और शांति निकेतन का खर्च चलाने के लिए नाटकों का मंचन शहर दर शहर घूम घूम कर करते थे। इसी कड़ी में वो चित्रांगदा नाटक लेकर दिल्ली आए। गांधी जी दिल्ली में थे। उनकी आत्मा रो पड़ी।
जब पता चला कि बुढ़ापे का जर्जर शरीर लिए गुरुदेव शांति निकेतन के लिए पैसा जुटा रहे हैं। बापू रात भर सो न पाए। अगले दिन उनके निर्देश पर किसी ने 60,000 रुपए का चेक गुरुदेव को दिया और गांधी जी की तरफ से प्रार्थना की, गुरुदेव अब आप आराम करें, पूरा देश आपकी तबीयत की फिक्र कर रहा है। गुरुदेव महात्मा की मदद देखकर भाव विभल हो गए, देर तक आंसू बहाते रहे।